बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इनकम टैक्स पेपर के अंतर्गत यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन के जो है वो डिफरेंट प्रोविज़न्स मैं आपको बता रही थी। उसके अंतर्गत हमने जो है वह इनकम नॉर्मली टैक्सेबल फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के सारे प्रोविज़न पढ़ लिए थे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सेक्शन 44A-D, 44A-D-A, 44A-E, उसके बाद सेक्शन 68 और सेक्शन 69 के डिफरेंट जो प्रोविज़न्स हैं वो बतलाऊंगी। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं अनडिस्क्लोज्ड इनकम, दैट इज अप्रकट आय, अप्रकट विनियोग एवं अस्पष्ट व्यय को क्या मानना, आय मानना। ये हमारी सेक्शन कवर होती है सेक्शन 68, 69। 69 में 69A, B, C और D हो जाएंगे। इसके अंतर्गत ऐसा कोई जो है इन्वेस्टमेंट जो उस असेसी ने पहले नहीं बतलाया था और फिर आयकर के छापे में या आयकर की पड़ताल में वो अनडिस्क्लोज चीज़ें जो है वह पकड़ में आती हैं, उसमें है अस्पष्ट रोकड़ जमा। आयकर अधिकारी की जानकारी में व्यवसाय के लेखों में ऐसी कोई रोकड़ जमा आती है जिसकी स्रोत के संबंध में करदाता कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है तो उसे आय मानेंगे। विनियोग जिनका साधन प्रकट न हो, अनएक्सप्लेन्ड जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बेहिसाब धनराशि पकड़ में आना, दैट इज अनअकाउंटेबल वेल्थ, जो कि कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाता अथवा आयकर अधिकारी भी करदाता के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। 69A के अंतर्गत तो इसे करदाता की उस प्रीवियस ईयर की आय मानेंगे जिस गत वर्ष में ऐसी धनराशि पकड़ में आई है। इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, फिर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अमाउंट बोरोड और पेड ऑन हुंडी, दैट इज सेक्शन 69D। यदि किसी करदाता ने कोई ऋण हुंडी पर लिया है अथवा हुंडी पर लिए ऋण का भुगतान किया है तो ऐसा ऋण अथवा भुगतान केवल खाते में जमा होने योग्य चेक अथवा ड्राफ्ट द्वारा ही होना चाहिए, अन्यथा करदाता ने जिस गत वर्ष में ऐसा ऋण अथवा भुगतान नकद में किया है उस गत वर्ष में ऐसे ऋण अथवा पुनर्भुगतान के बराबर राशि करदाता की आय मानी जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोविजंस थे उपरोक्त 1 से लेकर के 6 प्रकार की आय पर 30% की दर से कर लगेगा सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट की 115 BBE के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं स्पेशल जो है वह प्रोविजंस किसके रिलेटेड है। प्रिज्यूम्टिव जो है वह इनकम, प्रिज्यूम्टिव जो इनकम है इसका मतलब होता है परिकल्पित आय। तो आयकर विभाग के द्वारा देखने में आया कि कुछ विशेष प्रकार के व्यवसायों में संलग्न व्यक्ति अपनी आय के सही लेखे नहीं रखते हैं और ऐसी स्थिति में उनकी आय का निर्धारण करना भी मुश्किल होता है। इस परेशानी का निवारण करने के लिए सेक्शन 44A-D से 44A-E में ऐसी व्यवस्थाओं, ऐसे व्यवसाय की आय को परिकल्पित आय, प्रिज्यूम्टिव इनकम मानकर उस पर कर लगाया गया है। तो उसमें है 44A-D के अंतर्गत छोटे व्यवसायों की जो है वह परिकल्पित आय है। फिर है 44A-D-A पेशागत सेवाएं प्रदान करने वाले करदाताओं की परिकल्पित आय। 44A-E ट्रकों के परिचालन अथवा किराए पर देने से आय। सबसे पहले है स्पेशल प्रोविजन ऑन प्रिज्यूम्टिव इनकम एंड टैक्स ऑन इट। उसमें फर्स्ट है व्यवसाय के लाभों एवं अधिलाभों को परिकल्पित आधार पर ज्ञात करने के विशेष प्रावधान। स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑन प्रिज्यूम्टिव बेसिस, सेक्शन 44A-D। तो सेक्शन 44A-D के डिफरेंट प्रोविज़न हैं। छोटे व्यवसाय की परिकल्पित आय, यदि गत वर्ष में करदाता के व्यवसाय की कुल सकल विक्रय 2 करोड़ रुपए से अधिक न हो तो ऐसे व्यवसाय की परिकल्पित आय कुल सकल विक्रय के 8% के बराबर होगी। क्या बोला है मैंने, यदि प्रीवियस ईयर में करदाता के व्यवसाय की जो टोटल ग्रोस सेल्स है वो 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है
तो उसकी परिकल्पित आय क्या मानी जाएगी? कुल सकल विक्रय के 8% के बराबर होगी। यदि भुगतान खाते में जमा होने वाले चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक जो है वह माध्यम से प्राप्त हो तो विक्रय के उस भाग का 6% होगी। विशिष्ट पेशाकार, कमीशन, दलाली एवं एजेंसी वाले व्यवसाय इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 44A की। पेशागत जो है वह सेवाएं प्रदान करने वाले करदाताओं की परिकल्पित आय, पेशे के लाभों एवं अधिलाभों को परिकल्पित आधार पर ज्ञात करने के विशेष प्रावधान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सेक्शन कर निर्धारण वर्ष 17-18 से लागू की गई है। यदि सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपए से अधिक न हो तो सकल प्राप्तियों का 50% परिकल्पित जो है वह आय मानेंगे। ये सेक्शन 44ADA। जब हम बात करेंगे 44AE की, माल वाहक चलाने, किराए से देने अथवा पट्टे पर देने वाले करदाताओं की परिकल्पित जो है वह आय ज्ञात करने की विधि। इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग और लीजिंग ऑफ ट्रक्स, सेक्शन कौन सी है? 44AE। ध्यान से सुनेंगे। यदि करदाता के पास किसी भी वर्ष के कुल 10 से अधिक ट्रक न हो तो प्रत्येक हल्के ट्रक के लिए 7,500 रुपये प्रति माह आय मानेंगे तथा भारी वाहन अर्थात खाली ट्रक का वजन 12 टन से अधिक है तो 1,000 रुपये प्रति टन प्रति माह के आधार पर ट्रक की मासिक परिकल्पित आय ज्ञात करेंगे। वापस सुन लो। यदि करदाता के पास 10 से अधिक ट्रक नहीं होने चाहिए तो ही 44AE एप्लीकेबल होगी। प्रत्येक हल्के ट्रक के लिए तो 7,500 रुपये प्रति माह आय मानी जाएगी और भारी माल वाहन यानी ट्रक का वजन 12 टन से अधिक है तो 1,000 रुपये प्रति टन प्रति माह के आधार पर ट्रक की मासिक परिकल्पित आय ज्ञात की जाएगी। सेक्शन 30 से लेकर के 38 तक के वर्णित व्ययों की जो है वह छूट नहीं मिलती है इन सेक्शंस में। ये जो मैंने आपको प्रोविजंस बतलाए हैं 44AD, ADA और 44AE, इन सब पे क्या है कि यह प्रावधान सभी प्रकार के करदाताओं पर जो है वह लागू होंगे। धारा 30 से 38 तक के वर्णित व्ययों की छूट नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी प्रिज्यूमटिव जो है वो इनकम कर ली है। धारा 10 की सभी एवं धारा 80 की आय संबंधी कटौतियां जो है वह नहीं मिलेगी। धारा 32 में वर्णित हास की छूट भी नहीं मिलेगी। अंकेक्षण करवाना अनिवार्य नहीं है क्योंकि जब पहले मैंने आपको अंकेक्षण वाला अनिवार्य वाली कंडीशन बताई थी तब भी मैंने आपको ये चीज़ बतलाई थी। यदि करदाता को परिकल्पित आय से कम आय हुई है तो अंकेक्षण अनिवार्य है। अन्य व्यवसाय के लिए रेखे रखने व अंकेक्षण की सीमा में परिकल्पित आय सम्मिलित नहीं होगी। करदाता स्वेच्छा से अधिक आय बता सकता है। यदि परिकल्पित आय का लाभ न ले तो कर की दर करदाता के प्रकार के अनुसार होगी। ये प्रिज्यूमटिव इनकम जो है वह ली गई है, यानी यदि किसी ट्रक का किसी माह में एक ही दिन का प्रयोग हो तो भी उसे पूरा माह माना जाएगा। परिकल्पित आय की गणना करते समय किराया क्रय पद्धति पर लिए गए ट्रकों को भी सम्मिलित किया जाएगा, चाहे इनके स्वामित्व का हस्तांतरण हुआ है अथवा नहीं हुआ है। यदि एक फर्म ने अपने साझेदारों को वेतन व ब्याज दिया है तो वह व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको अनडिस्क्लोज्ड इनकम और साथ ही साथ प्रिज्यूमटिव इनकम के जो हैं वह सारे प्रोविजंस आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, आपका वे ऑफ असाइनमेंट है, कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को करना है। जिस चैनल पे ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नेक्स्ट जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपके पास आए वीडियो अपलोडिंग से रिलेटेड। टुडेज़ असाइनमेंट जो कि बार बार मैं आपको हर वीडियो के साथ दे रही हूँ, अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट करेंगे। इन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस प्रिज्यूमटिव इनकम कैन बी असर्टेन
एंड हाउ इट विल बी असर्टेन। ये आपका असाइनमेंट है जिसे आप कंप्लीट करेंगे। इस बात का स्टूडेंट ध्यान रखें कि पहले हम कंप्लीट इस चैप्टर की बिजनेस एंड प्रोफेशन हेडिंग की थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर वन बाय वन हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे। तो जब आपको डिफरेंट सेक्शन बिजनेस एंड प्रोफेशन की अच्छे से समझ में आ जाएगी स्टूडेंट्स, तभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो कम्प्लीटली कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि वीडियो में बताई गई चीज़ों के साथ में जो आपको नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किए जाते हैं, उन्हें आप अपनी नोटबुक में अच्छे से कॉपी कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के लिए आपके पास वो कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर्ड हो जाएं। ऑथर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अलग अलग जो है मोर वन बुक सफिशेंट नहीं है, मोर देन वन बुक हम रेफरेंस बुक में लेते ही हैं यूजी लेवल पर। तो उनसे आप उनके प्रोविज़न्स को ध्यान में रखते हुए आपको जो है वो अपने नोट्स प्रिपेयर करने, अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।